हेलो एंड वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल सीरीज में ही चैप्टर 3 का, जिस जो बिहार बोर्ड में आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, वहीं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा होगी एक रोड मैप के थ्रू करेंगे, ताकि इस ये चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है हम लोग उसको अलग अलग करके समझेंगे, सीखेंगे। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, लेकिन इसे समझना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं यहीं से आते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी सीरीज में ये आज हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं। और उस 3rd चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो अ, एक रोड मैप है हमारा, कि हम इस चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे, यानी आंतरिक बल और उससे बनने वाली भू आकृति। इसके जो रोड मैप होंगे हमारे पढ़ने के, उसमें है पृथ्वी के बल या गतियाँ। और इसमें दो तरीक़ा से है, एक आंतरिक यानी इनर अंतर्जातीय बल, दूसरा है बाह्य आउटर यानी बहिर्गत बल। ये जो इनर फोर्स और आउटर फोर्स का की जो पूरी की पूरी परिकल्पना है उसको देखेंगे। जैसे कि हम लोग, ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की ये एक इनर भाग में और एक ये आउटर, दोनों में कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, इसका वैज्ञानिक तरीका क्या है, तर्क क्या है, इसी के अंतर्गत हम लोग सब चीज़ समझेंगे। देखिए इसमें, और आंतरिक बल में हम लोग दो को देखेंगे बल। इसमें है एक दीर्घकालिक भू संचलन और एक है आकस्मिक। और दीर्घकालिक में है महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और है पर्वत निर्माणकारी बल। ये दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग। उसके बाद आकस्मिक में हम लोग भू संचलन में देखेंगे ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। इसके बाद जब हम बाह्य का बात करेंगे तो इसमें देंगे अपर्दन और निक्षेपण। इसके तहत हम लोग नदी या बहता जल, पवन, समुद्र तरंग और हिमनद ये पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट इसमें हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक जनरल कंपटीशन के लिए और हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसका एक बेसिक नॉलेज हमारे पास हो जाए। तो आइए, जो ये सिद्धांत हैं महाद्वीपीय और पर्वत निर्माणकारी बल, इसका हम कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं, ताकि हमको कुछ वैज्ञानिक लोग जो थे इसमें, भूगोलविद जो थे, उनके कॉन्सेप्ट को पता चले। तो देखिए इसमें जो सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ये है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, है ना। इसका जो भूवैज्ञानिकों के तर्क और सिद्धांत को इसमें थोड़े से समझेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके मेन जो बॉडी है उसमें जाएंगे। तो जो पहला विचार है, पहले देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, इस विषय में कौन से वैज्ञानिक का क्या तर्क था, उनके क्या सिद्धांत थे। तो देखिए कुछ फेमस वैज्ञानिक हैं जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें जो थे एक लॉर्ड कैल्विन, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिशर्स थे। और इनका जो था ना, वो गैसीय नेबुला परिकल्पना था, ठीक है। इनका जो था वो गैसीय नेबुला परिकल्पना, इसके आधार पर इन्होंने महासागरों, महाद्वीपों, इसके उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ समझाया और अपना सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी, नेबुला आकृति में भी थी, इसमें गति भी थी। उसके बाद जब ये वायुमंडल के संपर्क में आने से शीतल हुई। देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पहले जो थी वो गर्म अवस्था में थी। जब ये क्लाइमेट, जो हमारी जलवायु है, इसके संपर्क में आने पर ये जो इसका आउटर कोर था ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ठोस भी बना। तो यही भी बात ये भी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उसके बाद इसमें सिकुड़न हुई, ये सिकुड़ा, है ना। उसके बाद कि कुछ, अब सिकुड़ने से हुआ क्या कि कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे रह गए। तो इनका कहना था जो ऊपर उठ गए वो महाद्वीप हो गए। जो धरती आप देख रहे हैं ना ऊपर उठी हुई, जिसपे सारे लोग रह रहे हैं, ये महाद्वीप। जो नीचे धंसे रह गए ये हो गए महासागर।
तो इनका जो तर्क था वो पूरी तरह से एक वैज्ञानिक कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, जिसके द्वारा वैज्ञानिकों का तर्क इनके तर्क से थोड़ा डिफर किया। और उसके बाद एक वैज्ञानिक है हमारे F.B. टेलर साहब, ठीक है, इनका आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय प्रवाह। ये जो है पर्वत उत्पत्ति के सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम टेलर ने ही दिया था। देखिए, ये पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी दिया था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है इनका है टेलर का, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनका मुख्य जो उद्देश्य था कि तृतीय युग की मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति, ये इसको सिद्ध करें, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने कुछ तर्क दिए। इनका मानना था, ठीक है, कि जो इस युग में, कौन सी युग में, तृतीय युग में पृथ्वी दो खंडों में थी। ये हमारी पृथ्वी है और इन्होंने दो खंड माना। एक जो ये वाले खंड देख रहे हैं इसको इन्होंने लॉरेंसिया माना, और ये जो खंड देख रहे हैं इनको इन्होंने गोंडवाना माना। और दोनों जो लैंड है उसमें शियाल, आपको याद आ रहा होगा, सिलिका और एल्युमिनियम, बद बाकी जो भी भाग थे वो समुद्र थे। इसको इन्होंने सीमा माना, सिलिका और मैग्नीशियम। अब ये कहते हैं कि दोनों टूटकर गतिशील हुए और मोड़दार पर्वत का निर्माण किया। इस पे भी इनका एक तर्क था और उसको भी हम लोग इनके तर्क को समझते हैं। और इनका जो तर्क था उसमें था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही थी, है ना। इनका जो तर्क था उसमें ये बताते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही थी। और ये आप बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमी? 23.5 डिग्री, है ना, मुड़ी हुई है। तो अब देखिए, झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही है और अपने अक्ष पे घूम भी रही है तेजी से। अधिकेंद्र अभिसारी बल के कारण कुछ भूखंड अलग होकर चंद्रमा बन गए। अब देखिए, इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये भैया पृथ्वी तो तेजी से घूम ही रही थी, घूमने से एक बल लगा, अधिकेंद्रीय अभिसारी बल। ये इसके कारण यहाँ से जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति यानी कि ये पृथ्वी से निकली, है ना, कुछ भाग इसके पृथ्वी से निकले और चंद्रमा बन गए, इनका कहना था। जबकि सुपरनोवा सिद्धांत इसे नकारता है। सुपरनोवा सिद्धांत क्या था कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड था वो एक बिंदु पे था, है ना, इस पे सुपरनोवा विस्फोट हुआ। तो सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो इसमें से बहुत सारे गैलेक्सी बने, तारे बने, प्लैनेट बने। तो ये जो है ना सुपरनोवा विस्फोट इसको नकारता है ना, कि ये पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति हुई। अब इनका कहना था कि देखो, ये इसी के कारण थोड़ी आलोचना टेलर साहब की हो जाती है इसमें, कि इन्होंने पृथ्वी से ही चंद्रमा को निकाला। अब देखिए, ये कहते हैं जब चंद्रमा निकला तो अक्षीय गति तेज हो गई। इनका कहने का मतलब है कि जब इसमें से चंद्रमा निकल गया तो कुछ तो भाग तो निकल गया ना, तो ये पृथ्वी और हल्की हो गई। तो जब यह हल्की हो गई तो ये इसकी स्पीड बढ़ गए, ठीक है। और स्पीड बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अक्षीय गति तेज हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों लैंड भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़े। मतलब कि ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इधर से और ये इधर से, ये दोनों बढ़ते हैं कहाँ? भूमध्य रेखा की ओर, है ना। और इसमें दो बल की जानकारी सुझाई। अब टेलर साहब ने दो बल बताते हैं, एक है भूमध्य रेखीय की तरफ बल और एक है टाइडल फोर्स, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। और इनका कहना था कि जहाँ से चंद्रमा निकला वहाँ प्रशांत महासागर बन गया। मतलब कि देखिए, ये हमारी पृथ्वी तो थी ही ना, तो यहाँ से मान के चलिए चंद्रमा निकल गया बाहर, तो ये जो है ना यहाँ गड्ढा बन गया और कुछ दिनों में यहाँ बारिश हुई और पानी भर गए, और वही चीज़ आपको प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है। इनका ये तर्क था, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और जो इनका सिद्धांत है उसको देखते हैं कि ये जो दो बल की बात कर रहे थे,
ये कौन से दो बल की बात कर रहे थे, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, टेलर महोदय के दो बल कौन कौन से, एक है इक्वेटर वर्ड होगा, इक्वेटर वर्ड फोर्स, ठीक है, यानी भूमध्य रेखीय बल, है ना, और दूसरा जो है वो टाइडल फोर्स है, यानी कि ज्वारीय बल। अब इसमें देखते हैं, इक्वेटर वर्ड फोर्स में जब पृथ्वी से चंद्रमा निकल गया तो ये कहते हैं अक्षीय गति तेज हो गई, केंद्रीय अभिसारी बल बढ़ गया, इनके परिणाम स्वरूप दो भूखंड भूमध्य रेखा की तरफ बढ़े, जैसे हम लोगों ने देखा था कि इधर लॉरेंसिया इधर गोंडवाना दोनों बढ़ते हैं बाहर कि कहाँ, इक्वेटर की तरफ, ठीक है। और इसे तृतीय युग के मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अब कहते हैं ये जो बढ़े ना, इसके कारण तृतीय युग के जो मोड़दार पर्वत हैं उसकी उत्पत्ति हुई है। कैसे उत्पत्ति हुई है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। ये कहते हैं पूरब से पश्चिम फैले, अब देखिए आप, पूरब से पश्चिम फैले पर्वतों की उत्पत्ति, है ना, इसमें है आल्प्स, हिमालय, एल्ब्रुस और एटलस, है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और उसके बाद है लॉरेंसिया लैंड, दक्षिण की तरफ खिसकते समय अधिक क्षेत्रों में फैलने लगा। देखो ये यहाँ पे आप लोग समझिए, एक तो यहाँ पे था लॉरेंसिया और एक यहाँ था गोंडवाना, ये दोनों बोल रहे हैं कि इक्वेटर की तरफ 0 डिग्री की तरफ भाग रहा है ना, दोनों भागा, तो ये भागते हुए ना ये फैला भी, इनका ये कहना है, ऊपर ना ये फैला भी, और फैलने के ना अधिक क्षेत्रों में फैलने लगा तथा इसके टूटने से कुछ दरारें हो गई। देखिए आप इधर मैप में भी देख सकते हैं और आप इधर भी देखिए, तो ये कहते हैं ना कि ये जो फैला इधर, तो कुछ दरारें हो गई, और वो कैसी दरारें थी आप इस पे समझिए। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये जो ना लॉरेंसिया था, आप देखेंगे यहाँ पे तो उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पे जो है वो ग्रीनलैंड है। देखिए आप, एक है ऊपर में ही ग्रीनलैंड, और ये है कनाडा साइड का, यहाँ मेरा ये देखिए ये कनाडा उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, तो यहाँ जो कनाडा है और यहाँ जो ग्रीनलैंड है हमारा, ठीक है ना, तो ये ग्रीनलैंड के ना बीच में यहाँ पे एक है बेफिन की खाड़ी। ये कैसे हो रहा है, ये जब फैल रही है ना, यहाँ से ये फैली तो इसमें ये दरार पड़ गया, दरार होने के कारण यहाँ बेफिन की खाड़ी, यहाँ पानी घुस आया, यहाँ बना एक डेविस जल संधि और लेब्राडोर सागर, नीचे उससे लैब्राडोर सागर का निर्माण हो गया। ये इनका तर्क था। उसके बाद कहते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका में रॉस सागर, है ना, ये देखिए कहते हैं, ये तो उत्तरी की बात करें हम, है ना, ये उत्तरी वाला हो गया, ये दक्षिणी वाला, तो ये दक्षिणी में जो यहाँ पे अंटार्कटिका है, इसके पास यहाँ पे ना रॉस सागर है, ध्यान रखिएगा किसी एग्जाम में पूछ सकता है रॉस सागर। तो इनका कहना था कि यहाँ पे जो है ना ये रॉस सागर का यहाँ पे ये हो गया, उत्पत्ति हो गया। अब इसी को आगे भी कुछ समझेंगे, है ना। तो ये था इनका इक्वेटर वर्ड फोर्स। अगर हम लोग टाइडल फोर्स को अगर देखें तो टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल, ये इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका कहना है कि उत्पत्ति के समय चंद्रमा, है ना, चंद्रमा क्या, ये पृथ्वी से, इनका कहना क्या था कि पृथ्वी से ही निकले ना, तो चंद्रमा तो पास में ही होगा, तो पृथ्वी से नज़दीक था और इसका ग्रेविटेशन पृथ्वी पर पड़ा, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ा। और आज ये सिद्ध है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है। अब देखो सेलेनोग्राफी इंपॉर्टेंट है, और जियोलॉजी द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के ऊपर एक दूसरे पर पड़ता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और कहता है इसलिए इसे कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किस लिए, ये जो दोनों का प्रभाव पड़ा ना, तो कहाँ पड़ा, ये कहते हैं कि कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ठीक है, ये इसके लिए कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उभय गुरुत्व केंद्र से जानते हैं इसे हम।
और यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होती है। किसके बीच? ये पृथ्वी और ये चंद्रमा दोनों के बीच। और पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र यहाँ, और इससे 2886 मील दूर पृथ्वी के ही अंदर होती है। कौन सी? कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी उभय गुरुत्व केंद्र। कहाँ है? 2886 मील दूर पृथ्वी के अंदर ही है, पृथ्वी के केंद्र से, और उसी की तरफ दोनों पिंड परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक रूप से टेलर के जो विचार थे, ठीक है ना, आज भी सही सिद्ध हुए हैं। टेलर के जो ये टाइडल फोर्स के जो विचार थे और कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये आज भी सिद्ध हुए हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में अगर हम लोग टाइडल में ही देखेंगे तो टेलर का कहना था कि हमारी जो ज्वारीय बल के कारण भूपर्पटी के टुकड़े खिसकने लगे। क्या है? भू जो प्रॉपर्टी है ना, इसके जो टुकड़े हैं ये खिसकने लगे। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी उसी दिशा में चंद्रमा घूम रहा था, लेकिन चंद्रमा जियो स्टेशनरी यानी भू स्थिर नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और वैसा ही चंद्रमा भी। तो ये कहता है दोनों तो एक ही दिशा में घूम रहे थे, लेकिन चंद्रमा, अब देखो पृथ्वी जियो स्टेशनरी कहने का मतलब है कि 24 घंटा में पुनः वहीं आ जाना। तो यहाँ से अगर चलिए, आज 10 बज रहा है तो 10 बजे सुबह यहाँ ये पहुँच जाएगी, लेकिन चंद्रमा को पहुँचने में 29.5 दिन लगेंगे। तो चंद्रमा जो है वो जियो स्टेशनरी नहीं था। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी तेज घूम रही है और चंद्रमा का प्रभाव भूप्रपटी पर पड़ा, जिससे महाद्वीप पश्चिम की तरफ खिसके। इनका कहना है कि ये ना टाइडल फोर्स के कारण, ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ा वो पृथ्वी के भूप्रपटी पे पड़ा, जिससे क्या हुआ? पश्चिम की तरफ खिसके, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका में पश्चिम में नदियों द्वारा मालवा जमा था। अब देखो यहाँ पे उत्तरी, ये पृथ्वी है ना, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, ये तो पूरब भाग हो गया, ये पश्चिम में नदियों द्वारा मालवा जमा था, और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में, है ना, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में नदियों द्वारा जमा मालवा पर किनारों का दबाव पड़ा, यहाँ भी, जिससे मालवा मोड़दार पर्वत में बदल गया। और ये क्या हुआ? मालवा जो है, देखो है ना कि आप इधर भाग रही है पृथ्वी से, तो यहाँ पे जो था ना मालवा था, तो जब खिसकने से ना, है ना, तो इसके अंदर से ये जो मालवा है, दोनों इधर से भी बल लगा और इधर से भी बल लगा, तो ये मालवा है ना, यही जो है वो दब जाते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पे मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है, और उत्तरी अमेरिका में रॉकी, है ना, और दक्षिणी में एंडीज, ये दोनों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इनका एक मूल्यांकन में हम लोग देखेंगे कि आलोचना के बावजूद भी महाद्वीपीय प्रवाह, आलोचना इनकी काफ़ी हुई। कैसे? क्योंकि इन्होंने पृथ्वी से ही चंद्रमा को निकाला था, उस पर हुई थी, और कोई टॉपिक पे भी हुई, लेकिन आलोचना के बावजूद भी महाद्वीपीय प्रवाह और प्लेट टेक्टोनिक को आधार प्रदान किया। मतलब जो ये प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय प्रवाह, ये जो कॉन्सेप्ट जो निखर करके हमारे सामने आई, इसका जो है वो आधार टेलर साहब ने ही प्रदान कर दिया था। इसका सुदृढ़ आहार अल्फ्रेड वेगनर ने प्रदान किया। तो हम लोग अल्फ्रेड वेगनर को थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके पढ़ने के बाद ही हमारी एक पूरी की पूरी समझ विकसित हो जाएगी कि हमारे जो भू प्रॉपर्टी है इस पे कैसे रहा वैज्ञानिकों का तर्क, यानी हमारी पूरी पृथ्वी के जो आंतरिक बल और उससे बनने वाली जो भू आकृतियाँ हैं उस पे हम लोग को थोड़ा सा एक समझ मिल जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हम लोग उस पर अल्फ्रेड वेगनर के जो सिद्धांत हैं उसको समझेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।